तो नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज का ये लेक्चर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसी टॉपिक लेकर के आए हूँ कि अगर आज तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, नहीं अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सितंबर से पढ़ करके एक अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, 95+ ला सकते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सितंबर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप 90 से 95+ लेकर आएंगे, 95% से प्लस लेकर के आएंगे। यानी आपको मान लेते हैं 70 में 70, विज्ञान में आपको 70 में 70 लाएंगे। यानी आप इस टॉपिक को तैयार करने के बाद आप 70 में 70 लेकर आएंगे। बस क्या करना है, आपको दिमाग से सुनते रहना है, ध्यान से सुनते रहना, जैसा बताया जाए वैसे आपको करते रहना है। तो आज की जो टॉपिक है वो क्या है, 2025 जो 2025 में बोर्ड एग्जाम के पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या बताया गया है, जो कक्षा 10 विज्ञान 2025 बोर्ड 2025 के बोर्ड में जो विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही रामबाण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे साइंस में कक्षा 10 के साइंस में चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक जितने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को आज हम लेकर के आए हैं। हर साल पेपर के 7 सेट बनते हैं, 7 सेट इन्हीं टॉपिकों से मिलकर बनते हैं। इन टॉपिकों से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, इसको इतने ही टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। तो हम चलिए अपने विज्ञान के 1 से लेकर 14 तक लेसन के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं कि हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं, उस टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, यानी विज्ञान के पहले लेसन की, पहले हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, फिर बायोलॉजी को, उसके बाद फिजिक्स को। तो पहले देखते हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम आपको बता दें, जो संयोजन होती है, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक होती है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। तो बोर्ड एग्जाम में संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये देखा जाए तो ये टॉपिक दो हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये दो टॉपिक संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा, आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। और फिर अगला देखते हैं। तो अगला है ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी, यानी ऊष्मशोषी तथा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है, एग्जाम में इसके अंतर लिखने को देता है कि ऊष्मक्षेपी दो जैसे क्वेश्चन बनेंगे, ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। या तो ये दे देगा कि ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करिए। जब कभी अंतर आ जाता तो अंतर वाला क्वेश्चन 4 नंबर के हो जाते हैं, तो ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। अगली जो टॉपिक है वो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। आपको क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया दे देगा और कह देगा इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, तो आपको संतुलित करना है। तो वही बताया मैंने कि जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। तो आपको क्या करना है, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में केवल 3 टॉपिक आपको तैयार करना है। एक संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये तैयार कर लीजिएगा। दूसरी है ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ये तैयार कर लीजिए। जो तीसरी टॉपिक है वो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। आपको पहले चैप्टर में केवल 3 ही टॉपिक तैयार करना है, 3 के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से, बस 3 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। अगला सेकेंड लेसन से अम्ल क्षार तथा लवण वाले चैप्टर से आपको क्या करना है, अम्ल क्षार तथा लवण तीनों की परिभाषा और उदाहरण आपको याद कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करना है आपको, अम्ल क्षार तथा लवण वाले टॉपिक, यानी अम्ल की परिभाषा उदाहरण, क्षार की परिभाषा और उदाहरण, लवण की परिभाषा और उदाहरण, इन 3 चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या होगा,
कभी कभी क्या करता है, इसमें अंतर लिखने को दे देता है कि अम्ल क्षार तथा लवण में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा काम, पहला काम परिभाषा और उदाहरण तैयार करना है, दूसरा काम अम्ल क्षार तथा लवण में अंतर ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से अंतर होते हैं, 3 कलम बना करके अंतर आपको बताना होगा। और क्या होता है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अम्ल है या निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्षार है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो क्या करना है, आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगली टॉपिक है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा वाली ही ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी टॉपिक लेकर के आऊँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बेकिंग सोडा वाला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। या तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा या आपको क्या कर देगा, बेकिंग सोडा का सूत्र लिख देगा, ये कह देगा क्या है, कई ऑप्शन दे देगा, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर पेरिस। तो आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम तैयार कर लेना है और बनाने की विधि कि रासायनिक बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है। ये 3 टॉपिक बेकिंग सोडा में तैयार कर लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगला है धावन सोडा। धावन सोडा में भी वही है कि आपको इसका रासायनिक सूत्र, इसमें क्या करना है, आपको रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम और बनाने की विधि, यानी धावन सोडा से 3 टॉपिक को आपको तैयार करना है। पहली टॉपिक रासायनिक नाम, दूसरी रासायनिक सूत्र और तीसरी टॉपिक जो है वो है धावन सोडा बनाने की विधि। ये सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, जाकर देख लीजिएगा और अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर धावन सोडा और बेकिंग सोडा से 3 चीज़ आएंगी, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और बनाने की विधि, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी यही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और बनाने की विधि 3 चीज़ पूछ लेगा। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीनों चीज़ों में वही पूछेगा आपको, रासायनिक सूत्र पूछ देगा, रासायनिक नाम पूछ लेगा और बनाने की विधि। तीनों टॉपिकों में 3 चीज़ें आपको तैयार कर लेना है और भी कुछ भी नहीं करना है आपको, बस। अगला है उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अब हमने क्या किया, दूसरा चैप्टर तो देख लिया, यानी हमने क्या बताया, पहला लेसन में आपको 3 टॉपिक तैयार करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 3 टॉपिक जो हैं ये पहले लेसन की हैं और 4 से लेकर के 7 तक ये दूसरा लेसन की है। तो आपको क्या करना है, पहले लेसन में 3 टॉपिक तैयार करना है और दूसरे लेसन में 4 टॉपिक तैयार, 4 नहीं 5, पहले लेसन में 3 टॉपिक तैयार करना है और चौथे लेसन में दूसरे लेसन में 5 टॉपिक तैयार करना है। इतने ही टॉपिक आपको तैयार कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस में मिल जाएगा। अगली टॉपिक है अगले लेसन की कि धातु तो अधातु क्या है, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या कह देगा धातु और अधातु को उदाहरण सहित समझाइए, ये कह देगा। या तो आपको धातु और अधातु में अंतर लिखने को आ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर अंतर लिखने को आ जाएगा तो समझ जाइए आपके 4 नंबर पक्के हैं, क्योंकि अंतर जो आते हैं 4 नंबर में आते हैं। अंतर क्या होते हैं, 4 नंबर में आते हैं। और जो अगला दिया है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा पूछ सकता है आपसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, और विद्युत रासायनिक समीकरण पर कुछ अपक्रियाएं होती हैं, उन अपक्रियाओं को पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपको तैयार कर लेना, उसकी परिभाषा तैयार कर लेना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी
विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो तत्व होते हैं उनको याद कर लेना है कि कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, और क्या करना है आपको ये भी तैयार कर लेना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणियाँ अब क्रिया कैसे करती हैं तो कैसे करती हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया है, पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगला संतृप्त और असंतृप्त, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये मिल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है, अंतर बताइए। तो पहला क्वेश्चन तो आपको परिभाषा पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको अंतर पूछ सकता है, किसमें क्या अंतर होता है। तो आपको क्या करना है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसकी परिभाषाएं और एग्जाम्पल समझ लीजिएगा और इसमें अंतर देख लीजिएगा, किसमें कौन से अंतर होते हैं। अंतर लिखने को आता है, अंतर आएगा तो 4 नंबर में आपके आएगा। तो हमने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर देख लिया, इसके बारे में देख लिया। अब क्या करना है, सजातीय श्रेणी। क्वेश्चन पूछेगा सजातीय श्रेणी क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है, तो आपको सजातीय श्रेणी बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको सजातीय श्रेणी को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो इतनी टॉपिक में बताया, सभी टॉपिक को तैयार कर लेना है। और आगे हम देखते हैं, तो आगे जो देखा जाए तो एक होता है IUPAC। IUPAC नाम पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक पढ़ेंगे आप तब तक ये टॉपिक काम आती रहेगी आपको। तो इसलिए आपको बताते हैं कि ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और 4 नंबर में एक क्वेश्चन दे देगा तो अलग की बात है। लघु उत्तरीय उत्तरीय में 4 नंबर दे देगा और ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो हमको यही सुझाव देंगे कि जो IUPAC नामकरण है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन हर साल इसमें देखने को मिलते हैं। और अगला है साबुनीकरण अपक्रिया, कि साबुनीकरण अपक्रिया क्या होती है, इसे समझाइए। साबुनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला है स्टीलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टीलीकरण क्या है, स्टीलीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, स्टीलीकरण अपक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और वो भी कैसे तैयार करना है, उदाहरण सहित तैयार करना है। उदाहरण भी पूछता है तो आपको क्या करना होता है, इसकी परिभाषा बताना होता है। नहीं, स्टीलीकरण अपक्रिया की परिभाषा बताना पड़ता है। और क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया करके दिखाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आगे देखा जाए पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक को से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको हर साल के एग्जाम पे देख लीजिए, हर साल के पेपर उठा के देखिए, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, 3 टॉपिकों से आते क्वेश्चन जरूर। और कितने आएंगे, 5 या 6 नंबर में आएंगे, 5 या 6 नंबर में आएंगे। कहेगा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको बता दें, तीनों टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि सचित्र वर्णन आता है। और एक बात और बता दें आपको कि तीनों टॉपिकों को जो फिगर होता है, तो फिगर का बनाने का बहुत अच्छे से प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें फिगर जरूर बनाने को आते हैं। कहेगा फिगर सहित वर्णन कीजिए, तो आपको फिगर बहुत मायने रखता है इस टॉपिकों में। तो आपको क्या करना है, फिगर भी तैयार करना है इन तीनों की, और तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जान लेना है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत लाभदायक है। अब पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंग हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और हमारे दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन तीनों टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगली है लैंगिक जनन। आता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। आपको एग्जाम में दे देगा कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन
किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इनको परिभाषा लिखना होगा और उदाहरण भी दिखाना होगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की उदाहरण सहित आपको परिभाषा बताना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर पूछ देता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। ये जो अंतर होता है तो 4 नंबर में होता है, तो 4 नंबर आपको बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएंगे। तो क्या करना है, आपको दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगली है वो है परागण। परागण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आएगा। परागण किसे कहते हैं, यानी या क्वेश्चन ये दे देगा कि पुष्पी पादपों में परागण कैसे होता है। तो ये टॉपिक को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है कि परागण किसे कहते हैं, या कह देगा पुष्पी पादपों में परागण कैसे होता है। अगला जो है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, आपको जो फिगर बनाना होता है, फिगर के नाम नहीं, हर भाग के नाम लिखना होगा कि इस भाग का नाम क्या है, कौन सा भाग है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना होगा। तो आपको क्या करिए, पुष्प की संरचना की जो फिगर होता है, जो चित्र होता है पुष्प का, तो उसको बनाने का अच्छे से प्रयास करिएगा और उसके सभी भागों यानी सभी अंगों का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि कौन सा अंग है, क्या कार्य होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये आपके क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आता ज़रूर है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। 1-2 बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और अगला है नर तथा मादा जनन तंत्र। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इसमें यहाँ से क्या होता है, या तो आपको क्वेश्चन देगा नर जनन तंत्र क्या है समझाइए, सचित्र वर्ण कीजिए। जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्ण कहेगा, चित्र बना करके समझाइए। या तो दूसरा क्वेश्चन ये दे देगा कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्ण कीजिए, यानी मादा जनन तंत्र का चित्र सहित समझाइए। इसका मतलब ये चित्र भी बनाइए, उसके बारे में लिखिए भी। तो आपको क्या करना है, नर तथा मादा जनन तंत्र का बहुत अच्छे तैयार कर लेना है। और इसमें क्या होता है कि दोनों को फिगर सहित क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो मादा पूछ लेगा या तो नर पूछ लेगा। तो दोनों को आपको चित्र बनाने का अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से इसको लिखने के बारे में प्रैक्टिस करिएगा, कैसे इसके बारे में लिखा जाता है। तो देखिए, नर तथा मादा जनन तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है डीएनए तथा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अंतर आता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। और अंतर हमने बताया कि 4 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के, 4 नंबर के होते हैं। और आपको बता दें कि जो डीएनए तथा आरएनए होती है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। आरएनए से दे देगा या डीएनए से दे सकता है, ऑब्जेक्टिव बनाकर दे देगा। और अंतर तो लिखने को आता ही है, अंतर आ सकता है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। और अगली है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट और 6 नंबर में आती है। 6 नंबर, ये जो टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ये 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें यह पूछता है कि मेंडल की आनुवंशिकता का नियम क्या है और मेंडल के कुल कितने नियम दिए, ये आपको बताना होता है। तो आपको बताना होगा कि मेंडल की आनुवंशिकता के नियम क्या हैं और मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, उनका क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा इस मेंडल की आनुवंशिकता के नियम में। तभी ये जाकर के 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये दीर्घ उत्तरीय में आता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो मेंडल की आनुवंशिकता के नियम के बारे में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता ज़रूर है। अगली टॉपिक है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या है। या तो आपसे पूछ लेगा एक संकर संकरण क्या है, या तो पूछ लेगा द्विसंकर संकरण क्या है। या तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण में क्या अंतर होता है। तो पहला देखा जाए तो क्वेश्चन पूछता है और फिर देखा जाए तो ये अंतर भी पूछता है। तो इसमें या तो एक एक करके पूछ लेगा या तो अंतर पूछ लेगा। तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है, तभी आप 70 में 70 लेकर आ पाएंगे। नहीं तो 70 में 70 नहीं ला पाएंगे। 70 में 70 लाने का सपना भूल जाइएगा। अगला है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। आपको बताना है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। क्वेश्चन में आता है कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग पता करते हैं
कि नर होगा या मादा होगा, जो उत्पन्न होगा जीव वो नर होगा कि मादा होगा। ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। एक्स वाई एक्स एक्स करके रहता है, उसको मिलाना रहता है खाली। अगर एक बार देख लोगे अच्छी तरीके से तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी ईजी टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में आती भी जरूर है। अगला हम देखते हैं मानव मस्तिष्क। जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर में आपको आती है। मानव मस्तिष्क से क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या है, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए, मानव मस्तिष्क के सभी भागों का नाम बताइए। तो क्या करना होता है, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना होता है और मानव मस्तिष्क के सभी अंगों का नाम लिखना होता है और उन अंगों के बारे में बताना होता है। तो मानव मस्तिष्क के बारे में बता दिया कि चित्र बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, उसके सभी अंगों का नाम याद रखिएगा और सभी अंगों के कार्य भी याद रखिएगा कि कौन सा अंग क्या काम करता है। ये क्वेश्चन आता है मानव मस्तिष्क में और आता 6 नंबर में है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा 6 नंबर ना जाए कहीं पे, तो आपको क्या करना, मानव मस्तिष्क को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और अगला है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तंत्रिका तंत्र से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और आगे देखा है तो प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन तो भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछेगा धड़ल्ले से कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का परिवर्तन समझाइए। तो आपको प्रकाश का परिवर्तन बताना होगा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, फिगर बनाना होगा और प्रकाश के परिवर्तन के सभी नियमों को भी बताना होगा। तो प्रकाश के परिवर्तन क्या करना है, प्रकाश का परिवर्तन बताना है, प्रकाश के परिवर्तन का फिगर बनाना है और प्रकाश के परिवर्तन के नियम बताना है। तो इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो भी तैयार रखिएगा। अगला है उत्तल तथा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे बनते हैं, और उत्तल दर्पण से कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो देखा जाए उत्तल से 6 स्थिति बनती हैं और उत्तल से भी 6 बनती हैं। इस टोटल मिलाकर के 12 जो स्थितियां बनती हैं इन दोनों से, इन 12 को आपको तैयार करना है, तभी आपको जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। यानी अवतल दर्पण के 6 नियम होते हैं और उत्तल दर्पण के 6 नियम होते हैं। इन दोनों के 6 नियमों को आपको तैयार करना है, तब जाकर के टोटल नहीं आपको 12 नियम तैयार करना है इस टॉपिक के, तभी आपको जाकर के पूरे नंबर मिल पाएंगे। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। यानी हमने क्या बताया, परावर्तन और अपवर्तन दोनों को भी आपको तैयार करना है। प्रकाश के अपवर्तन के भी बारे में बताना होगा, फिगर बनाना होगा और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी बताना होगा। यानी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों को ही बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है और दोनों से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हो गया। अगला देखा जाए लेंस। क्या देखा जाए, चलो देखेंगे हम लोग लेंस में कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत एग्जाम में आता भी जरूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है क्योंकि लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, इसके कौन कौन से नियम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। यानी लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ये टॉपिक आपको तैयार ही करना है हर हाल में बहुत अच्छी तरीके से। उसके अगले देखा जाए तो लेंस की क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या कर देगा। लेंस की क्षमता किससे कहते हैं, लेंस की क्षमता की परिभाषा पूछ सकता है, आपको लेंस की क्षमता की परिभाषा बताना है। और क्या हो रहा, इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आते हैं। तो आप क्या करिएगा, लेंस की क्षमता पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हों, जितने भी प्रश्न दिए हों बुक में, सभी प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप जाकर के अच्छे नंबर ला पाएंगे। अगला है निकट दृष्टिकोण, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। ये भी देखा, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे देगा निकट दृष्टि दोष क्या है, तो आपको बताना होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसके निवारण पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, या ये पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है।
तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इससे क्वेश्चन हर बार देखने को जरूर मिलेंगे, हर एग्जाम में यानी हर पेपर में देखिए इन दोनों टॉपिकों में कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर रहती है। तो हम आपको यही सुझाव देंगे कि इन दोनों टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। पहले इसकी तो परिभाषा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपको ये बताना है, और अगला काम ये करना है कि इसके 3 फिगर बनते हैं, एक एक के निकट दृष्टि दोष के 3 फिगर बनते हैं और दूर दृष्टि दोष के 3 फिगर बनते हैं। तो इन तीनों फिगरों को आपको तैयार कर लेना है, और आपको ये भी तैयार करना है कि निकट दृष्टि दोष को कैसे सही किया जा सकता है या दूर दृष्टि दोष को हम कैसे सही करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है, और तभी जाकर के आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो और अगला जो दिया हुआ है वो है मानव नेत्र। क्या है? अगला है मानव नेत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव नेत्र। मानव नेत्र को क्या करना होगा, आपको फिगर बनाना होगा, मानव नेत्र के सभी अंगों के नाम लिखना होगा कि मानव नेत्र के किस अंग का नाम क्या होता है, और उस अंग के बारे में लिखना भी होगा कि वो अंग क्या काम करता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि मानव नेत्र का फिगर, तो मानव नेत्र के सभी अंगों का नाम लिखना होगा, तो मानव नेत्र के उन अंगों का कार्य भी लिखना होगा कि वो अंग कौन से काम करते हैं। और अगला है ओम का नियम। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? V बराबर IR इस ओम का नियम होता है। तो इस टॉपिक को क्या होगा, इस टॉपिक का सत्यापन दे सकता है कि ओम के नियम का सत्यापन करिए या ओम के नियम का निगमन कीजिए, या तो इस टॉपिक के क्या कर देता है, न्यूमेरिकल दे देता है, यानी इस टॉपिक के न्यूमेरिकल दे देगा। ओम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं दे देगा, या तो क्या करेगा कि ओम के नियम का सत्यापन कर देगा कि इस सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखा है तो ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। अगला है विद्युत धारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक पढ़ेंगे फिर तब तक आपके काम आती रहेगा ये विद्युत धारा। तो इससे भी क्या होते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। निगमन दे देगा, या तो इस पर भी न्यूमेरिकल दे देता है, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको क्या करना है, विद्युत धारा वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना, और हमने ये सभी टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करवाया है। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको जाकर देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपनी। अगला है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध को हम लोग R से दिखाते हैं। किसे? R से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ये पूछ लेगा, या तो विद्युत प्रतिरोध पर कुछ न्यूमेरिकल दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपसे यही सुझाव देंगे कि बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए। फिर आएगा श्रेणी क्रम का संयोजन और समांतरकरण का संयोजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि श्रेणी क्रम में कैसे संयोजन करते हैं और समांतर क्रम में संयोजन कैसे करते हैं। ये तो आपको क्या करेगा, निगमन दे देगा कि इस श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन कीजिए, सूत्र प्राप्त कीजिए, या ये कह सकता है कि समांतर क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त करिए, या तो क्या कह देगा, इन दोनों पे आधारित क्वेश्चन दे देगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये भी वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और जो ये होता है समांतर क्रम, तो ये होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है सूत्र। आपको इन क्वेश्चनों को निगमन कर देगा, इन सूत्रों को प्राप्त करिए ये कह देगा, या तो इन सूत्रों पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दे देगा, फिगर दे देगा, इसमें R का मान बताइए, यानी टोटल प्रतिरोध बताइए। तो क्या करना है, इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। जो अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चुंबकीय बल रेखाएं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, कैसे नहीं होती हैं, तो आपको बताना होगा कैसे। चुंबकीय होता है, ऐसे निकलती हैं आ जाती हैं, ऐसे निकलती है ऐसे आ जाती हैं, ऐसे आपको
दिया हुआ है बुक में, चुंबकीय बल रेखाएं। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला देखा जाए वो है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आप बायो सेवर्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसलिए आपको यही सुझाव देंगे कि यहीं से आप अपनी जड़ मजबूत कर लीजिए, ताकि आपकी जड़ भी मजबूत हो जाए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर भी लेकर आ सको। और है फ्लेम के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और अगली है मैक्सवेल के दशावर्त पेच का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को अभी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और अगली है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, तो कैसे कैसे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, तो ये भी देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली देखा जाए फैराडे का नियम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैराडे के नियम पर क्वेश्चन भी आते हैं और इसके बारे में आपको बताना ही होता है, तो क्या करिए। और अगली टॉपिक क्या है, ओजोन परत का क्षय अपक्षय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ऊर्जा के स्रोत, ये जितनी टॉपिक है हमने आपको बताया, इन सभी टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है, तभी जा करके आप 70 में 70 नंबर लेकर आ सकते हैं, 95+% नंबर लेकर आ सकते हैं साइंस में। तो आप क्या करिए, इतनी टॉपिकों को अच्छे से तैयार करिए। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए अच्छी यानी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।